दोस्तों 26 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा दी जा रहा हूँ। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। तो के क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। लगातार दोस्तों आपकी वीडियो आने वाली है। ओके, तो आपको तैयार एकदम रहना है। जो वीडियो देते जाऊं तत्काल ही आपको क्या है देखकर क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री में बात करें पॉलिटिकल साइंस में लगातार मैं 3-4 साल से जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही एग्जाम में आ रहे हैं। अभी हिस्ट्री का पेपर आपने दिया होगा और मेरे साथ आपने तैयारी की होगी तो देखे होंगे एज इट इज क्वेश्चन रखे हुए थे। एज इट इज सेम इसी प्रकार से आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन तैयार करते जाइएगा। पूरे साल और मेहनत नहीं किया है, फिर भी अगर मेरे साथ तैयार कर लेते हैं तो मेरे साथ तैयारी कर लेते हैं तो जो आपकी उम्मीद होगी पॉलिटिकल साइंस में नंबर लाने की, उससे भी ज्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। दोस्तों पार्ट 1 में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के जितने भी 2 अंक वाले महाप्रश्न थे उन्हें कवर किया था। इस वीडियो में हम अध्याय 7 से लेकर आगे के अध्याय देखने वाले हैं। ओके, देखते हैं कितने अध्याय इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो अध्याय 7 हमारा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से दोस्तों हम बात करें तो कोई भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, 3 नंबर का आपका बन सकता है कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन जोड़ दिए जाए, लेकिन अभी तक देखने को मिला है कि 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 ही नंबर का आपका आने वाला है। ओके, तो यहाँ से मैं आपको क्या है 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, और बिल्कुल शॉर्ट है, 1-2 लाइन के रहने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। एपियोडिज्म 22 में क्वेश्चन आपका आ चुका है, एपियोडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तैयार कर किया, बिल्कुल सिंपल है। जो 2 नंबर में हम देख रहे हैं ये आपके एक वाक्य में भी आ सकते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? विचार, पूंजी, वस्तु तथा सेवाओं के विश्वव्यापी प्रवाह को वैश्वीकरण हम यहाँ कहते हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के 2 आपको कारण बताने हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आपके रिपीट हो सकते हैं। वैश्वीकरण के 2 कारण क्या है? या वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाली 2 परिस्थितियां लिखिए। तो पहले है प्रौद्योगिकी में हुआ विकास। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है। इसके साथ ही जनसाधारण की सोच में विश्व पारस्परिक जुड़ाव में बढ़ावा मिला है, यानी लोगों की जो सोच है वो ही बड़ी है। पहले लोग जानते नहीं कि पहले लोग समझते थे कि ये केवल भारत ही देश है। ओके, अन्य देशों के बारे में जानते तक नहीं थे। ऐसे गाँव में लोग रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इस हमारे देश के अलावा भी कई सारे देश है, कई सारे लोग रहते हैं, अलग जाति प्रजाति, अलग रूप के, ओके, अलग रहन सहन के। उन्हें लगता था बस इतना ही हमारा एरिया है। तो अब इससे क्या हुआ है, जब वैश्वीकरण बढ़ा तो ओके, तो जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, इसके साथ ही लोगों की जो जनसाधारण लोग हैं उनकी सोचों में भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान? इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला, लेकिन हाई चांसेस के आने के। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तो वैश्वीकरण टेक्नोलॉजी में क्या योगदान? तो बहुत ज्यादा योगदान है। वैश्वीकरण इतना ज्यादा बड़ा है जिसके कारण टेक्नोलॉजी कारण बढ़ा है। जैसे आप घर बैठे अब अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओके, ये मीशो है, तो इन सबसे आप क्या घर में अपना सामान मंगा सकते हैं। तो ये किसके कारण? टेक्नोलॉजी अगर होती है तभी हम क्या है सामान मंगा पा रहे हैं। तो ये जब वैसे ये भी घर में सामान मंगाना, विदेशों में सामान आ जाता है भारत में, तो किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण हो पा रहा, मेन टेक्नोलॉजी कारण हो पा रहा है। ओके, तो टेक्नोलॉजी से क्या है वैश्वीकरण बढ़ रहा है। तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, वैश्वीकरण की धारणा तथा विकास के सबसे अधिक योगदान प्रौद्योगिकी का है, क्योंकि इसमें ही सारे संसार के लोग पारंपरिक किया है और विभिन्न देशों तथा क्षेत्र को आमने सामने ला खड़ा किया है, उनकी निर्भरता को बढ़ाया है, साथ ही उन्हें यह महसूस करने के लिए बांध किया है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वैश्वीकरण का कारण क्या है? हम विदेशों की जानकारी हमें तत्काल प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है कि विदेशों में क्या हलचल हो रही है, ओके, विदेशों में क्या चल रहा है। इससे हमें क्या है पूरे जब संसार की जानकारी प्राप्त होती है हर जगह की, तो हमें लगता है कि हम सब क्या एक ही है। WSF क्या है? अर्थ लिखिए। एपियोडिज्म 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यह एक विश्वव्यापी मंच है, वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट के साथ नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ होता है कम वेतन वाले कार्य जिसमें कम योग्यता की आवश्यकता होती है और उन्नति के लिए कम मौके प्रदान किए जाते हैं। मैकडोनाल्डीकरण का मतलब है यहाँ आपको वेतन कम दी जाएगी और यहाँ आपको कम योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर ये काम करना है कम योग्यता की आवश्यकता है, जहाँ भी वैसे भी नॉर्मल बात है, जहाँ आपकी कम योग्यता की आवश्यकता होती है, ओके, जहाँ आपकी ज़्यादा आपका बुद्धि की आवश्यकता नहीं है वहाँ, तो आप समझ जाइए आपको कम वेतन मिलने वाली है। इसके साथ ही वहाँ उन्नति के मौके भी कम होते हैं। ओके, और यहाँ जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स में जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ओके, कि जो आपको गाइडों में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है, कई जगहों से मैंने पूरा एनसीईआरटी बुक से एनालिसिस करके क्वेश्चन में आपको लाया हूँ। तो हाई चांस है कि
की जो आपको जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष 4 प्रकार की चुनौतियां हैं। पहले प्रतियोगिता बनाए रखना, फिर सरकार एवं व्यापार का नियमन, अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप का विकास करना और विविधता को क्या है व्यक्ति करना। ये है आपके वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां। फिर नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं, पहला है वैश्वीकरण में व्यापार का तेजी से विकास हुआ। वैश्वीकरण हुआ जब से आया है, जब से वैश्वीकरण से क्या है व्यापार में बहुत तेजी से विकास हुआ है। फिर इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करके राजनीतिक एवं भौगोलिक अवरोध समाप्त कर दिया गया। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, वो एकदम मिल गए हैं वैश्वीकरण के कारण। यह है वैश्वीकरण की विशेषता है कि जिसमें बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव हुआ है। यानी अब क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी का भी उपयोग कर सकते हैं। घर बैठे बैठे क्या है अब जो आपको सामान बनाना बाहर से तो आप मंगा सकते हैं। तो ये क्या है वैश्वीकरण के कारण ही आप क्या है विदेशों से सामान मंगा सकते हैं। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन तथा क्रियाकलापों में तीव्रता आई है। तो यह वैश्वीकरण की विशेषताएं, इसके आने के हाई चांस है, तो पढ़ के आपको रखना है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, मतलब तैयार करके रखिए वैश्वीकरण के संबंध। ओके, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के संबंधित 4-5 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के रखिएगा, उनमें से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच के उद्देश्य लिखिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एकमात्र उद्देश्य है विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रों के प्रभावों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा में निर्धारण करना है। वैश्वीकरण में कौन सा देश दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो क्रमशः दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। आर्थिक उदारीकरण के 2 उद्देश्य आपको बताना है। तो आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य है, पहला आर्थिक विकास एवं उदारीकरण प्रक्रिया को अधिक सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति को अधिक उदार एवं गतिशील बनाना, देश के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और कार्यशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाना। आर्थिक विकास का मौलिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। ये आपके आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य। जैसे भारत में आर्थिक सुधार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख कार्य किए गए हैं? यानी भारत की आर्थिक सुधार के लिए कौन कौन से यहाँ कार्य किए जा रहे हैं? तो आर्थिक सुधार के लिए पहला विभिन्न क्षेत्रों पर से आयात प्रतिबंध हटाए गए हैं। इसके साथ व्यापार एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। यानी से क्या है आयात को प्रतिबंध हटा दिया है। आयात यानी विदेशों से जो सामान आ रहा है उससे क्या है मतलब उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। तो इसे आसानी से आने दिया है। इसके साथ ही व्यापार एवं विदेशी निवेश को भी क्या बढ़ाया गया है। आर्थिक उदारीकरण का क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है ऐसे नियंत्रण से में ढील देने या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यानी पहले क्या होता था कि किसी को भी उद्योग लगाना है, क्योंकि कंपनी खोलनी है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे उदारीकरण की नीति अपनाई सरकार ने तो सरकार ने कह दिया आओ अपने से बढ़िया उद्योग लगाओ, हमसे अनुमति लेने में सकता नहीं है। बस मतलब सीधे उद्योग स्टार्ट कर दो, पहले लाइसेंस लेना। तो ये सब क्या है इनमें कठोर कानून थे, लेकिन कानून को क्या थोड़ा ढीला कर दिया गया। यही उदारीकरण। इससे क्या होगा कि अधिक से क्या है उद्योग क्या है भारत में लगे। यही क्या है उदारीकरण का उद्देश्य रहता है। तो उदारीकरण में वे सारी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक क्रियाएं, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रण प्रक्रिया आदि को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की आर्थिक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण की आर्थिक प्रभाव क्या है? इस पहला आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से श्रम वृद्धि बढ़ती है तथा खुलेपन के कारण अधिकाधिक जनसंख्या खुशहाल होती है। आर्थिक वैश्वीकरण से व्यापार में श्रम वृद्धि होती है। वैश्विक स्तर पर व्यापार वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक देश को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या लाभ मिलता है। तो वैश्वीकरण के हो जाते हैं आपके ये प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाने के 2 कारण लिखिए आप। अपने नहीं अपनाने के 2 कारण। अपनाने के 2 कारण एमपीडीएम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो सकता है, अच्छे से पढ़ के रखना है। यानी भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, इससे क्या कारण थे? तो पहला अर्थव्यवस्था में का विकास हुआ और विदेशी निवेश हुआ। तो अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से? वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया, इससे आर्थिक विकास हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े। ओके, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि विदेशी कंपनी क्या है अपने देश में आ सकती हैं, उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, विदेशी माल अपने देश में आ सकता है, इसके साथ ही अपने देश का माल विदेशों में जा सकता है। यही है वैश्वीकरण, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलना, ये आपका आपका वैश्वीकरण। तो इससे क्या हुआ जब विदेशी कंपनी अधिक जब देश में आई हैं तो ओके इससे क्या हुआ लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और विदेशी निवेश बढ़ा। वैश्वीकरण की शुरुआत से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। भारत सरकार के अनुकूल नीतियों ने भी कंपनियों को यहाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित करने में क्या मदद की। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कोई 2 कारण। एमपीडीएम 24 में यही क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखिए, रिपीट हो सकता है आपका। ओके,
जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, जो 2022 में है, 23 में है, 24 में है, एकदम रट्टे होने चाहिए क्वेश्चन। ओके, तो वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण क्या है? पहला है वैश्वीकरण के कारण देशों की राजनीतिक एवं संरचनात्मक मतभेदों के कारण कई देशों को नुकसान हुआ है। वैश्वीकरण ने कई घरों की वित्तीय स्थिति को भी खराब कर दिया है। किस तरीके से कई घरों की वित्तीय स्थिति खराब कर दी है? जो कुटीर उद्योग चलते थे, छोटे छोटे उद्योग चलते थे, लेकिन जब क्या है, जब लोगों को क्या अच्छा माल मिलने लगा है कम कीमतों में, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। विदेशी कंपनी इस टाइप का माल बनाने लगी, तो जो घरेलू उद्योग थे वो क्या समाप्त होते जाए। ओके, इसलिए कई घरों की क्या वित्तीय स्थिति भी खराब हुई है। वैश्वीकरण से उच्च आय वाले समाजों के हितों में आगे बढ़ाया गया है। ओके, मतलब इसमें क्या है, जो थोड़ा धनी वर्ग है उसके लिए यहाँ फोकस किया गया है। जो गरीब को क्या है, गरीब को उतना यहाँ ज़्यादा वहाँ तो नहीं है, और इसके साथ ही वो छोटा मोटा रोजगार करता था गरीब व्यक्ति, तो उसको भी क्या प्रभावित हुआ है वैश्वीकरण के कारण। ओके, क्योंकि अब जानते हैं जब विदेशी कंपनी आ जाती है तो विदेशी कंपनी क्या करती है, एकदम अच्छा माल देती है, कम कीमत में देती है, जबकि जो नॉर्मल हमारी देसी कंपनी है वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। इसलिए क्या है, जो घरेलू उद्योग है वो प्रभावित हुए हैं। तो वो ऐसे बताया जा रहा बात। ओके, तो ये आपके दिए प्रतिरोध के 2 कारण और वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण तैयार करके रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन आ जाएगा और आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तैयार करके रखिएगा, क्योंकि 2 लाइन में इसलिए मैंने आपके आंसर कंप्लीट कराए हैं। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देख रहे हैं अध्याय 9 से, एक दल की प्रभुत्व वाले अध्याय से 2 नंबर का क्वेश्चन। और एक दल की प्रभुत्व वाले अध्याय से हम बात करें तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। यहाँ से भी आपके लॉन्ग टाइम नहीं रहते हैं, 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में ये रहेगा डाउट कि अभी भैया आप अध्याय 7 वैश्वीकरण के बताए थे क्वेश्चन, फिर अध्याय 8 कहाँ गया, सीधे अध्याय 9 पर आ गए। तो अध्याय 8 है जो आपका, ओके, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाला, यानी वो आपका दूसरी पुस्तक में कहा जाए, दूसरी पुस्तक के हिसाब से देखा जाए तो अध्याय पहला। ओके, तो इस अध्याय से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट टाइप के नहीं आते, इसलिए उसको स्किप कर दिया है। फिर हम अब देखा जाए तो अध्याय 2, दूसरी पुस्तक से देखा जाए अध्याय 2, और हमारे क्रम से अगर देखते जा रहे हैं आप। ओके, तो आपको ये इस प्रकार से कहलाएगा अध्याय 9, यानी आपके एक दल के प्रभुत्व वाला ये आपका चैप्टर रहने वाला। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। ओके, तो पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आपके अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपका फिर बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आपको क्या है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन कर लेना है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड करना है, और वहां से दोस्तों आपको क्या है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेना है। पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों आप कोर्स लें तो पैसे फीस बहुत कम है। ओके, लेकिन जब दोस्तों आप कोर्स लीजिएगा तो पॉलिटिकल 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट दोस्तों आपको है पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल मिल जाएगा, तो प्रॉपर आप क्या तैयारी कर पाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर वर्तमान के आम चुनाव तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया। यानी 1952 के पहले, यानी जो सबसे शुरुआती समय का दौर था जब चुनाव प्रारंभ हुए, उस समय और आज का समय जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें क्या है अंतर है वो आप बताइए, क्या बदलाव देखने को मिला कि पहले कैसे चुनाव होते थे, अब कैसे चुनाव होते हैं। एकदम चॉइस क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल होगा, आप पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। आप जानते हैं कि पहले समय में कैसे चुनाव होता था और अब के समय में कैसे चुनाव हो रहा है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया लिखा हुआ है, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बॉक्सों के स्थान पर एक ही पेटी, मत पेटी और एक ही मत पत्र हो गया, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम तथा चुनाव चिन्ह अंकित होते थे। क्या होता था, एक पेटी होती थी, एक पर्चा दिया जाता, एक पर्चे में क्या है उसके चुनाव चिन्ह बने रहते, उनका नाम लिखा रहता था, जिस पर भी आपको वोट देना उस पर आपको सील थप्पा लगा देना पड़ता था, फिर पुर्ची को मोड़कर आपको क्या पेटी में डाल देना पड़ता था। फिर जब फिर क्या है, जो मतों की गणना होती थी तो पेटी को खोलकर देखा जाता था, सब चिट्ठों को खोला जाता है, चिट में देखा जाता है किसका थप्पा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। ओके, तो जिसको थप्पा लगा किसको ज्यादा वोट मिला है, फिर उस वजह से चुनाव जीत जाता है। लेकिन आज के समय में बात करें, ओके, तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा है मत पत्रों के स्थान पर, ओके, मत पेटी के स्थान पर। इसके साथ ही जो अब पहचान पत्र आने लगा, तो फोटो वाला पहचान पत्र आने लगा है। तो ये बातें हैं, तो आपको 2 पॉइंट बताना है। एक बार आप सीधे लिख सकते हैं कि मत पेटी के स्थान पर आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है और साथ ही फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग होने लगा है। नेक्स्ट, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ और एक दलीय प्रभुत्व की हानि, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चैप्टर का नाम है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर है। तो एक दल के प्रभुत्व के क्या लाभ है, एक दल प्रभुत्व के क्या हानि है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके आने के हाई चांस है, मतलब क्वेश्चन लगा हुआ है एग्जाम में आने के लिए। तो एक दलीय प्रभुत्व के लाभ क्या है
इसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है, वह स्वतंत्र रूप से शासन को संचालित कर सकता है। एक दल के प्रभुत्व कलाम यानी एक ही अगर पार्टी लगातार जीत रही है उसी का दबदबा है। एक दल का प्रभुत्व का मतलब होता है कि एक ही पार्टी 10 साल तक लगातार जीत रही, मान के चले। ओके, जैसे मैंने अभी वर्तमान में बात करें, जब देश आजाद हुआ, जब चुनाव हो रहे थे, उस समय दौर था कांग्रेस का। कांग्रेस लगातार हर जगह क्या है, कांग्रेस की जीत हुआ करती थी। पूरे भारत में कांग्रेस का ही दबदबा हुआ करता है। आज के समय बात करें तो आज देखेंगे आप बीजेपी का अधिकांश राज्यों में चुनाव में क्या है, बीजेपी की जीत हो रही है। तो इस समय की हम बात करें एक दल की प्रभुत्व का कहा जाए तो किसका है, बीजेपी का है। ओके, भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक दल के प्रभुत्व का दौर कि एक ही पार्टी का एकदम दबदबा हो जाए। तो इसके क्या फायदे हैं, इसके फायदे या लाभ क्या होते हैं कि इससे क्या होता है कि जो शासन सत्तारूढ़ दल होता है यानी जिसकी सरकार है उसको अपना स्वतंत्र रूप से शासन संचालन संचालन कर सकती है, क्योंकि हर एरिया में उसकी सरकार है तो अपने हिसाब से नियम कानून भी तय कर सकती है, ज्यादा रोक टोक नहीं हो पाती है। इसके साथ ही एक दलीय प्रभुत्व शासन में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक बदलाव नहीं किए जाने से जिससे उनमें निरंतरता बनी रहती है। अब एक ही दल के प्रभुत्व का दौर है, एक ही दल की सरकार जीत रही है तो उसकी जो नीतियां हैं वो लगातार लंबे समय तक बनी रहती हैं और नीतियों में बार बार जल्दी बदलाव नहीं आता। अगर ऐसा होता कि एक बार इसकी एक बार मान लीजिए भाजपा की सरकार कांग्रेस की आ जाती, फिर भाजपा की आ जाए तो नीति में बदलेगा, भाजपा अपने साथ नीति बनाएगी, कांग्रेस की सरकार अपने साथ नीति बनाएंगे, तो हर बार एक जीत रहा फिर एक हार रहा, एक जीत रहा हार रहा, इससे क्या नीतियों भी लगातार बदलती रहती है। तो ये होता है। और जबकि एक दल के प्रभुत्व का दौर रहता है तो नीतियां क्या हमेशा क्या लंबे समय तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इस बार से फिर अब हानियां देख लीजिएगा। एक दलीय प्रभुत्व की हानि क्या होता है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में लोकतंत्र की सफलता एवं विकास के लिए अनुचित है। लेकिन अगर लोकतंत्र को अच्छा होना चाहिए तो ये जो एक दल का प्रभुत्व ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक दल का प्रभुत्व हो जाता है तो जो शासक संचालक हो जाता है वो तानाशाही तरीकों करने लगता है, जिसको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। फिर वो समझ लेता है कि मैं ही जीतता हूँ हमेशा, हो गए मुझसे मतलब कोई हरा ही नहीं सकता, तो घमंड से आ जाता है, तानाशाही बन जाता है, अपनी मन मानी इच्छा से काम करता है, फिर वो जनता तक की नहीं सुनता है, ओके, ना जनता अनुसार काम करने लगता है। ओके, और जो उसके विरोध में बोले वो उसी को दबाने का प्रयास करने लगता है। तो ये हो जाता है एक दल की प्रभुत्व की हानियां। ओके, तो अपने हिसाब से फिर आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा समझाते भी जा रहा हूं। आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? तो आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर क्योंकि इसका संगठन अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच गया था। क्योंकि कांग्रेस का क्यों दबदबा रहा आजादी के बाद? क्योंकि कांग्रेस के लोग मानते थे कांग्रेस ने ही देश को आजाद करने में भूमिका अपनी अदा की है। जितने भी लोग थे उस समय नेता, वो क्या कांग्रेस के थे। ओके, तो नेताओं को लीडर अपना मानते थे, नेताओं को जानते थे और कांग्रेस को जाना करते थे। इसलिए इसमें जो इनका आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? क्योंकि ये क्या है पूरे देश में फैले हुए थे और लोगों ने क्या है इनका व्यापक प्रसिद्धि थी। जैसे भारतीय जनसंघ के किन्हीं दो विचारों का वो क्या है विशेष किन दो विचारों पर विशेष दिया। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आ चुका है। तो उन्होंने भारतीय जनसंघ ने किन विचारों पर जोर दिया कि भारत एवं पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने पर बल दिया तथा भारत द्वारा आणविक हथियारों का निर्माण में समर्थन किया। जैसे समाजवादी और तथा कम्युनिस्ट पार्टी में दो अंतर बताना है। तो समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक विचारधारा में आस्था रखती है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वाहार वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों एवं पूंजी को आवश्यक तथा समाज विरोधी नहीं मानती, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो निजी पूंजीपतियों को पूर्ण रूप में आवश्यक और समाज विरोधी मानती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रथम आम चुनाव में 1952 में कांग्रेस को कुल 489 स्थानों में 364 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई? तो 1957 के केरल आम चुनाव में 126 विधानसभाओं में 60 स्थानों पर भारतीय साम्यवादी पार्टी को विजय हासिल करके सर्वाधिक सीटों पर काबिज होने का कीर्तिमान बनाया। ऐसे भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। शुरुआती जो 3 चुनाव हुए भारत में तो उसमें क्या है कांग्रेस का प्रभुत्व था। जैसे क्या कारण थे? तो पहला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेसियों के लोगों में अधिक लोकप्रिय होना, यानी जो भी लोग भी नेता थे कांग्रेस में, जो भी व्यक्ति थे वो सभी क्या है उन्होंने सभी ने क्या है देश के लिए काम किया है, देश को स्वतंत्र कराने में अपने योगदान दिया है और लोकप्रिय थे। तो इसलिए लोगों ने चाहते थे। ओके, और साथ ही एकमात्र ऐसा दल था जिसके पास ग्रामीण स्तर तक विस्तृत फैला हुआ संगठन था। मतलब एकमात्र उस समय ऐसा दल था कांग्रेस जो क्या है एकदम गाँव से जुड़ा था। गाँव के लोग
तक इस दल को जानते थे। जैसे एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? एक दल के प्रभुत्व वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? तो एक दल के प्रभुत्व से आशय है बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता होना। यानी पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें एक दबदबा है जो हमेशा जीतती है, जिसका हमेशा नाम चलता है, वो एक ही पार्टी रहती है, वो कहलाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ओके, जिस समय हम बात करें तो कांग्रेस है, आप देखिए आम आदमी वाली पार्टी हो जाती है, हाँ ओके, बहुजन समाज वाली पार्टी है। तो इस प्रकार से कई सारी है पार्टी है। ओके, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी आप पार्टी जानते होंगे, लेकिन हम देखें तो लगभग हर सबको किससे जाता है, अभी किससे दबदबा है? भारतीय जनता पार्टी का। तो यही एक दल के प्रवक्ता का से आपका मतलब है। तो परंतु उसका राजनीतिक महत्व तो नहीं होता है इस व्यवस्था में। यद्यपि अन्य कई दल होते हैं, बहुत सारे दल हैं, परंतु उनका राजनीतिक महत्व नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट 2024 में एग्जाम में आ चुका है, तो आपका रिपीट हो सकता है। विपक्षी पार्टियों के उद्भव के कारण, यानी जो विपक्षी पार्टी बनती है तो क्यों बनती है? तो पहला पॉइंट है विविध राजनीतिक विचारधाराएं। देखो कि अगर आपकी जो भी सरकार है, उसकी विचार, जो भी पार्टी बैठी हुई है, राज कर रही है, और उससे आपकी विचारधाराएं नहीं मिलती, आपकी नई विचारधाराएं हैं, तो आप अपनी नई पार्टी बनाकर नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर का प्रयास कर सकते हैं। तो विविध राजनीतिक विचारधाराएं। भारत में कई धर्मों, जातियों और भाषाओं वाला विविधतापूर्ण देश है। परिणाम स्वरूप उसमें नागरिकों के बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और उनके हित हैं। विपक्षी दल इन विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व करने और विशिष्ट समुदाय को समूहों को हित पूरा करने के लिए उभरता है। उसके साथ ही सत्तारूढ़ दल के प्रति असंतोष, जो सत्ता में अभी बैठी है दल, उसके प्रति अगर हमारा असंतोष है तो भी क्या है, विपक्षी पार्टी का उद्भव होता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी का वर्णन कीजिए। तो सोशलिस्ट पार्टी का आपको वर्णन देख लेना है। पहले तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे, ये आपको तय करना है। बाकी सोशलिस्ट पार्टी के बारे में दिया हुआ है कि 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेता ने किया। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव किया, दोहरी सदस्यता खत्म कर दी। यानी क्या मतलब था, पहले क्या होता था, 1948 से पहले क्या होता था कि लोग अपनी कांग्रेस की पार्टी में तो है ही, इसके साथ ही दूसरी पार्टी चला रहे हैं, दूसरी पार्टी में भी शामिल हैं, यानी दोहरी सदस्यता थी। ये पार्टी भी की सदस्य है, ये भी पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस इस बात को समझ गई, तो कांग्रेस ने 1948 में कहा कि केवल एक ही पार्टी में रहोगे, एक ही नाम है सवार हो, ऐसा नहीं वहां की पार्टी की बात कर रहे हो, यहाँ की पार्टी की बात कर रहे हैं, एक कहीं का चुनना पड़ेगा, कांग्रेस चुनो या फिर उस दल में चली जाओ। इस प्रकार से, इस तरीके से क्या हुआ, पहले जो युवा नेता जिन्हें सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, ओके, और वो पहले दोनों में शामिल था। जब ये नियम दोहरी सदस्यता समाप्त कर दी कांग्रेस ने, तो उसने फिर अपनी अलग पार्टी बना ली, और इसलिए समाजवादियों ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बना ली। चुनाव में इस पार्टी को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950 में हुआ। चुनाव आयोग की किन्हीं दो प्रमुख कार्य आपको बताना है। तो चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना और मतदाता सूची तैयार करना। नेक्स्ट अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। यहाँ से भी आपका बात करें तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आपको लॉन्ग टाइप को नहीं देखने को मिलता है। देख लेते हैं, फास्ट ही देखते जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कोई 2 विशेषताएं लिखें। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, 26 में आपका रिपीट हो सकता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय की योजना के योजनाकार कौन थे? ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देख लेते हैं पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं। पहला है इसी और एक बार उद्देश्य देखिए। ओके, देखिए उद्देश्य किसे महत्व दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि को महत्व दिया गया, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया, ये आपको रखिए ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता पहला है इस योजना में बुनियादी पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को स्थापित करने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया गया। इस योजना में उद्योगों और परिवहन के विकास पर पहले की तुलना में ज्यादा जोर दिया। यानी द्वितीय पंचवर्षीय में एक साथ में एक शब्द में पूछो कि इसमें फोकस किया गया, उद्योगों पर फोकस किया गया था। बॉम्बे प्लान क्या है? 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो 26 में आ सकता है, तो पढ़ के आपको रखना है। बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में उद्योगपतियों का एक तबला एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1944 में क्या हुआ? उद्योगपतियों ने एकजुट हुए, फिर उन्होंने सोचा कि हम सामूहिक रूप से देश से नियोजित अर्थव्यवस्था चलाएंगे और इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी सरकार के औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाएं एवं नियोजित अर्थव्यवस्था चले। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। फिर आ गया नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं। अब देखिए
2023 में आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं, 2024 में आया द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं। ओके, तो आपका कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट, प्योर इंपॉर्टेंट मैं दिखा रहा हूँ, एकदम अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता में क्या है, इसमें कृषि, आपको एक शब्द में पूछा जाए कि किसमें महत्व दिया गया, तो कृषि को महत्व दिया गया। तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए बांधों एवं सिंचाई पर निवेश किया गया। दूसरी विशेषता है, प्रथम योजना में लक्षित विकास की दर 2.1% की, जबकि हासिल की गई दर क्या है, 3 से 6 रही थी। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। नीति आयोग से संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग के जैसे नीति आयोग क्या है, पहले ये है आपको, तो आगे मैं आपको बताऊंगा नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के उद्देश्य बताइए। ओके, नीति आयोग की स्थापना क्यों हुई, तो ये आपके प्रमुख क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। नीति आयोग की स्थापना उदारवादी नीतियों एवं तथा भूमंडलीकरण के कारण उपजी नवीन आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टि में रखकर, जिसमें अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने के कारण परंपरागत सरकारी नियोजन की आवश्यकता नहीं रही। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना तथा राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल करके सहयोगपूर्ण संघवाद बढ़ावा देना। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन से क्या आशय है, तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के अभिकरण द्वारा देश की आर्थिक संपदा तथा सेवाओं की एक निश्चित अवधि के लिए जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना। आर्थिक नियोजन यानी होता प्लान करना, नियोजन यानी प्लानिंग करना। ओके, आर्थिक यानी पैसे के नियोजन करना। ओके, अर्थव्यवस्था का नियोजन करना। अब किसके लिए नियोजन करना, कि देश की आर्थिक संपदा सेवाओं को एक निश्चित अवधि तक के लिए जरूरतों के पूर्वानुमान लगाना, कि अगर 5 साल तक हमें क्या है देश में अनाज ना हो तो हम क्या है इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन ऐसी चीजों का पता लगाना। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो नियोजन क्या है, किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल दिया है। योजना यानी प्लानिंग करना, नियोजन यानी प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग। जब हम क्या कोई भी कार्य करते हैं तो आप जानते हैं हम क्या प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नियोजन के साथ क्या पढ़ाई करते हैं। तो ये किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। परिभाषा में दी हुई है, DGH कोल के अनुसार है, नियोजन का अर्थ उत्पादन के उपलब्ध साधनों के उचित विवरण की योजना सुनिश्चित करना। फिर हरित क्रांति के जो सकारात्मक परिणाम, हरित क्रांति से क्या फायदा हुआ, इससे क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म की इजाफा हुआ। ओके, इससे मतलब खेती बढ़ी, हमारी पैदावार बढ़ी और देश की खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के कारण वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। नियोजन के उद्देश्य, तो नियोजन का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ाना और बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन करना। क्योंकि नॉर्मल दिया हुआ पढ़ते ही आपको क्या तैयार हो जाएगा। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति में क्या किया जाता है कि कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इससे हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में क्या काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गेहूं और चावल के अधिक उत्पादन उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग देने वाले किया गया है। तो ये आपके हरित क्रांति के बारे में समझिए। हरित क्रांति क्या है, ओके, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरक तकनीक का प्रयोग करके कृषि की जो खेती की जो पैदावार है उसे बढ़ाना ही हरित क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से सन 1970 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। यह सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी को काम को विकास के एक माध्यम से अपनाया गया, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो और उनकी आमदनी बढ़े और उनकी गरीबी दूर हो। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग के कार्य, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में योजना आयोग के कार्य दिए हुए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, सिंपल आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज का सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो बता चुका हूं आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए बांध, सिंचाई, कृषि संबंधी योजनाओं का निवेश किया गया। और पूछा जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया गया, तो उद्योगों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। नीति आयोग क्या है, इसकी 2 कार्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आ चुका, तो आने के कम चांस है। बाकी नीति आयोग के बताया जा रहा है क्या होता है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था, मतलब योजना आयोग का बदल कर एक नई संस्था बता दी, नीति आयोग, और यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके क्या है कार्य दिए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट अध्याय 11 भारत के विदेश संबंध। यहाँ से बात करें तो यहाँ से 4 नंबर का वाला क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। 2 नंबर का कभी आता भी है, नहीं भी आता, ओके, लेकिन कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। पहला है शिमला समझौता किसे कहते हैं, यानी आपको यहाँ बताना शिमला समझौता कब हुआ और किस किस से मध्य हुआ, ये आपको याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य दिसंबर 1971 में ये शिमला समझौता हुआ था। और किसकी मध्य हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। वहाँ की तैयार करिए आप। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम सिंपल आपका रहने वाला है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। निःशस्त्रीकरण का अर्थ है, तो निःशस्त्रीकरण का अर्थ होता है विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना, यानी नए जो अस्त्र न बनाना, नए हथियार न बनाना, इसके साथ ही जो हथियार अभी उपलब्ध है हमारे पास उन्हें क्या नष्ट कर देना, ये कहलाता है निःशस्त्रीकरण। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, तो विश्व के सभी देशों के साथ बंधुत्व भाईचारे की भावना लेकर चलना, उस भाईचारे की भावना के अनुसार ही सभी देशों के विकास की बात करना, उस भावना के अंतर्गत ही रहकर उस प्रकार का व्यवहार करना विश्व बंधुत्व कहलाता है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत लिखिए, लॉन्ग में आता तो हम डिटेल से देखेंगे ही। तो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। अगर एक वाक्य ने पूछा है तो वैसे आपको बताना है। नेक्स्ट, ट्रैक टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं, तो जब निजी संस्थाओं एवं समूहों अथवा व्यक्तियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कूटनीति भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो उसे ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से अध्याय 11 तक की अपने इस वीडियो में क्या है 2 अंकी वाले कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी जिसमें कुछ और आपके चैप्टर ले जाते हैं, उनको हम क्या है इंपॉर्टेंट देख लेंगे, 2 नंबर वाले। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रॉपर क्रम वीडियो देखना चाहते हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इस साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।